अस्सलामु अलैकुम नाजरीन सलेबियों के इस गिरोह ने अली बिन सुफियान को अपना आदमी समझकर उसके सामने अपना पर्दा उठा दिया और एक मुश्किल पेश की। वो ये थी कि उनका कमांडर डाकुओं के हाथों मारा गया था। वो उन इलाकों में पहले भी आ चुका था जहां वो जा रहे थे। उसके मारे जाने के बाद वो अंधे हो गए थे। उन्हें एक रहनुमा की ज़रूरत थी। अली बिन सुफियान ने उन्हें तसल्ली दी कि वो अपने मिशन से हटकर उनकी रहनुमाई करेगा। वो उसे अपना मिशन बता दें। उन्होंने बता दिया। उन्हें चंद एक सलारों के नाम बताकर कहा गया था कि उन तक तोहफे पहुंचाने हैं और लड़कियों को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। ऐसे सलारों और अमीरों तक रसाई हासिल करनी है जो सलेबियों को अपना दुश्मन समझते हैं। उन्हें सलेबियों का दोस्त बनाना है। इस मरले में आकर मेरा और तुम्हारा काम एक हो जाता है। अली बिन सुफियान ने कहा, मुझे उन सलारों और कायदीन को ख़त्म करना है जो दिल से सलेब की दुश्मनी नहीं निकाल रहे। तुम दमिश्क में कहाँ क़याम करोगे? तुम देख रहे हो कि हम ताजर बनकर जा रहे हैं। एक ने जवाब दिया, दमिश्क के करीब जाकर ये लड़कियां बापर्दा मुसलमान औरतें बन जाएंगी। हम सिराय में क़याम करेंगे, वहाँ से ताजरों के भेस में सलारों वगैरह तक जाएंगे। अगली सुबह अली बिन सुफियान का काफिला दमिश्क की सिमत जा रहा था। ये सलेबी आदमी और लड़कियां भी इस काफिला में शामिल हो गई थीं। जानवरों में डाकुओं के घोड़ों का इजाफा हो गया था। सलेबियों ने अली बिन सुफियान को अपना लीडर बना लिया था। उनकी नज़र में वो सलेबी था। उसने उन्हें कहा था कि वो उसके किसी आदमी के साथ बात न करें, क्योंकि इनमें मुसलमान भी हैं जो बेशक फिदई और तकरीबकार हैं, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं। रास्ते में अली बिन सुफियान ने इन सलेबियों को अपने साथ रखा और उनसे बातें पूछता रहा। उसे काम की बहुत सी बातें मालूम हो गईं। अगले रोज़ काफिला दमिश्क में दाखिल हुआ। अली बिन सुफियान की हिदायत पर सिराय में जाने की बजाय काफिले ने एक मैदान में खेमे गाड़ दिए। लोगों का हुजूम जमा हो गया। बाहर से जब ताजरों के काफिले आते थे तो लोग उनके गिर्द जमा हो जाया करते थे। उनकी कोशिश होती थी कि माल दुकानों में जाने से पहले ही काफिले से खरीद लिया जाए। वहां से कम कीमत पर अशिया मिल जाती थीं। अली बिन सुफियान ने ऐलान किया कि 10 घोड़े भी बिकू हैं। इस हुजूम में दमिश्क के ताजर और दुकानदार भी थे। 2-4 घंटों में वहां मेला लग गया। अली बिन सुफियान ने अपने आदमियों से कह दिया कि वो माल रोके रखें और जल्दी फिरोख्त न करें। इतना ज्यादा हुजूम देखकर उसने अपने चंद एक ज़हीन आदमियों से कहा कि वो लोगों में घुल मिल जाएं और उनके ख्यालात मालूम करें। ये आदमी इस काम के माहिर थे। वो चुगे उतार कर हुजूम में शामिल हो गए। उनमें से 2-3 शहर में चले गए। अली बिन सुफियान और उसके तमाम आदमियों ने मगरिब की नमाज मुख्तलिफ मस्जिदों में तकसीम होकर पढ़ी। सलेबियों को वो खेमा गाह में छोड़ गए थे। मस्जिदों में उन्होंने लोगों को बताया कि वो काहिरा से आए हैं और ताजर हैं। लोगों के साथ गपशप के अंदाज में उन्होंने उनके ख्यालात मालूम कर लिए। लोगों के ख्यालात और जज्बात उम्मीद अफजा थे। उनमें कुछ भड़के हुए भी थे। वो नए खलीफा और उमरा के खिलाफ बातें करते थे और उनमें ऊंची हैसियत के लोग भी थे जो जानते थे और समझते थे कि दुनिया इस्लाम को सलीब ललकार रही है और अपने खिलाफत याश उमरा के हाथ आ गई है। वो बहुत परेशान थे और कहते थे कि जंगी के बाद सिर्फ सलाहुद्दीन अयूबी है जो इस्लाम का नाम जिंदा रख सकता है। अली बिन सुफियान ने अपने आदमियों को बता दिया था कि ये लड़कियां और आदमी सलेबी हैं और इन पर यही जाहिर करते रहें कि हम सब सलीब के मिशन पर आए हैं। उन्हें कोई शक नहीं हुआ था। अली बिन सुफियान ने उन्हें बताया था कि वो आज रात आराम करें और उसकी हिदायत का इंतज़ार करें। रात को वो एक सलार तौफीक जवाद के घर चला गया। वो ताजरों के भेस में था और मसनूई दाढ़ी लगा रखी थी। उसने दरबान से कहा कि अंदर इतला दो कि काहिरा से आपका एक दोस्त आया है। दरबान ने अंदर इतला दी तो अली बिन सुफियान को अंदर बुला लिया गया। तौफीक जवाद उसे पहचान न सका। अली बिन सुफियान ने बात की तो तौफीक जवाद ने उसे पहचान लिया और गले लगा लिया। अली बिन सुफियान को इस शख्स पर भरोसा था। उसने अपने आने का मकसद बताया और यह भी बताया कि वो कुछ सलेबी जासूसों और लड़कियों को फांस लाया है और अब यह सोचना है कि उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ के अंदरूनी और बैरूनी हालात क्या हैं। अली बिन सुफियान ने उससे पूछा। काहिरा में बड़ी तशवीशनाक खबरें पहुंची हैं। तौफीक जवाद ने उन तमाम खबरों की तस्दीक की जो काहिरा पहुंची थीं। उसने कहा कि अली भाई, तुम इसे खाना जंगी कहोगे, लेकिन सलेबी खतरे को रोकने के लिए सलाहुद्दीन अयूबी को खिलाफत के खिलाफ फौज कशी करनी पड़ेगी। अगर हम काहिरा से फौज लें तो क्या यहाँ की फौज हमारा मुकाबला करेगी? अली बिन सुफियान ने पूछा। तुम लोग हमले के अंदाज से ना हो। तौफीक जवाद ने कहा, सलाहुद्दीन अयूबी यह जाहिर करें कि वो खलीफा से मिलने आए हैं और खलीफा की तज़ीम के लिए फौज के कुछ दस्ते साथ लाए हैं।
अगर उमरा की नीयत ठीक हुई तो वो इस्तकबाल करेंगे, दूसरी सूरत में उनका रद्द अमल सामने आ जाएगा। जहाँ तक यहाँ की फ़ौज का ताल्लुक है, मैं वसौक से कहता हूँ कि ये फ़ौज तुम्हारा मुकाबला नहीं करेगी बल्कि तुम्हारा साथ देगी, मगर ये भी जहन में रखो कि तुम जितना वक्त ज़ाय करोगे ये फ़ौज उतनी तुमसे दूर हटती जाएगी। इस फ़ौज का वो जज्बा मारने की कोशिशें शुरू हो गई हैं जो इस्लामी फ़ौज की असल कुव्वत है। तुम जानते हो अली भाई, हुक्मरान जो ऐशो इशरत के दिल दादा होते हैं वो सबसे पहले दुश्मन के साथ समझौता करते हैं ताकि जंगो जदल का खतरा टल जाए। फिर वो फ़ौज को कमज़ोर करते हैं और ऐसे सलारों को मंजूर नज़र बनाते हैं जो खुदा के अहकाम की बजाय उनकी ख्वाहिशात के पाबंद हों। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे सलारों को पसंद नहीं करते। ये अमल यहाँ शुरू हो चुका है। हमारे आला रुतबों के चंद एक फौजी अफसर अपने जज्बे और ईमान से दस्तबरदार हो चुके हैं। अभी मुझ जैसे ऐसे सलार भी हैं जो सलेबियों को कभी दोस्त नहीं कहेंगे और नूरुद्दीन जंगी के जज्बा जिहाद को जिंदा रखेंगे, मगर वो अपने तौर पर खिलाफत के अकाम के बगैर क्या कर सकते हैं? क्या मैं सुल्तान अयूबी से कह दूं कि यहाँ की फौज हमारा साथ देगी? अली बिन सुफियान ने पूछा। जरूर कह दो, तौफीक जवाद ने जवाब दिया। अलबत्ता खलीफा के मुहाफिज दस्ते और उमरा के मुहाफिज दस्ते तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। उन दस्तों की नफरी कम नहीं और उनमें चुने हुए सिपाही हैं। जब से जंगी फौत हुए हैं उन दस्तों की खातिर मदारत पहले से ज्यादा होने लगी है। उन्हें गालिबन जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ के लोगों में मुझे जो कौमी जज्बा नजर आया है उससे मुझे तवक्को है कि हम यहाँ आए तो कामयाब होंगे। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं मोहतरम नूरुद्दीन जंगी की बेवा से मिलना चाहता हूँ। अली बिन सुफियान ने कहा, वो खलीफा की वल्दा भी हैं। उन्होंने सुल्तान यूबी की खिदमत में पैगाम भेजा था कि वो इस्लाम की आबरू को बचाएं। क्या यह मुमकिन हो सकता है कि उन्हें यहाँ बुला लिया जाए? कल ही उनसे मुलाकात हुई थी। तौफीक जवाद ने कहा, मैं उन्हें बुला सकता हूँ। तुम्हारा नाम सुनकर वो फौरन आ जाएंगी। नाजरीन, तौफीक जवाद ने अपनी खादमा को बुलाकर कहा कि खलीफा की वालदा के यहाँ जाओ, मेरा सलाम कहना और उनके कान में कहना कि कायरा से कोई आया है। जब अली बिन सुफियान तौफीक जवाद के पास बैठा था उस वक्त उसकी खेमा गाह में रौनक थी। रात खासी गुजर गई थी। खरीदारों का हजूम बहुत देर हुई जा चुका था। अली बिन सुफियान के 100 आदमियों ने लंबा सफर तय किया था। वो बाजार से दुम्बे और बकरे ले आए थे जिन्हें ज़िबा करके वो खा रहे थे और हंसी मजाक में मसरूफ थे। लड़कियां एक खेमे में थीं। सलेबी मर्द अली बिन सुफियान के आदमियों के साथ बैठे थे। उन्होंने शराब निकाल ली ताकि महफिल की रौनक दोबारा हो जाए। उन्होंने सबको शराब पेश की तो सब ने इनकार कर दिया। सलेबी हैरान हुए। अली बिन सुफियान ने उन्हें बताया था कि इनमें मुसलमान भी हैं और ईसाई भी जो मुसलमान थे। उनके मुतालिक बताया गया था कि फिदई हैं, यानी वो बराए नाम मुसलमान हैं। असल में वो हसन बिन सबा के फिरके के थे जो शराब को हराम नहीं समझते थे। सलेबियों को कुछ शक हुआ। वो आकर तरबियत याफ्ता जासूस थे। उन्होंने 2-4 और ऐसी निशानियां देख ली जिससे उनका शक पुख्ता हो गया। वो एक एक करके वहां से इस तरह उठने लगे जैसे खेमे में सोने जा रहे हों। नाजरीन, अली बिन सुफियान सलार तौफीक जवाद के घर बैठा नूरुद्दीन जंगी की बेवा का इंतजार कर रहा था। इस्लाम के अजीम मुजाहिद की बेवा ने कासिद के जरिए सलाहुद्दीन अयूबी तक अपने जज्बात पहुंचा दिए थे। फिर भी उससे मिलना जरूरी था। बहुत सी मालूमात लेनी और अकदाम तय करने थे। कुछ देर बाद यह पुरअज़मत औरत आ गई। वो सियाह ओढ़नी में थी। अली बिन सुफियान को पहचान ना सकी क्योंकि वो मसनूई दाढ़ी में था। जब पहचान लिया तो उसके आंसू बहने लगे। कहने लगी कि ये वक्त भी हमारी किस्मत में लिखा था कि हम एक दूसरे को यूं छुप कर और बहरूप धार कर मिलेंगे। तुम यहाँ सर ऊंचा करके आया करते थे, अब इस हाल में आए हो कि तुम्हें कोई पहचान ना ले। और मैं घर से इस एहतियात से निकली हूँ कि कोई मेरे पीछे यह देखने के लिए ना आए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अली बिन सुफियान के आंसू बह रहे थे। जज्बात का ऐसा गलबा हुआ कि वो बहुत देर बोल ही ना सका। जंगी की बेवा ने कहा कि अली बिन सुफियान, मैंने ये लिबास अपने खामंद के मातम के लिए नहीं पहना। मैं उस गैरत के मातम में हूँ जो मेरी कौम का जेवर है। इन छोटे छोटे हुक्मरानों ने मेरे बेटे को आलाकार बनाकर कौमी गैरत सलेबियों के कदमों में डाल दी है। तुम्हें शायद मालूम ना हो, कल खलीफा के हुक्म से उस सलेबी बादशाह को जिसे मेरे खामंद ने जंगी कैदी बनाया था रिहा कर दिया गया है। यह रिनार्ड था जिसे चंद ही महीने पहले नूरुद्दीन जंगी ने बेशुमार सलेबी सिपाहियों के साथ एक लड़ाई में पकड़ा था। उसे और दूसरे कैदियों को जंगी करक से यहाँ ले आए थे। जंगी बहुत खुश थे। कहते थे कि मैं सलेबियों के साथ ऐसी सौदाबाजी करके इस सलेबी हुक्मरान को छोड़ दूंगा जो उनकी कमर तोड़ देगी। एक बादशाह और आला कमानदार की गिरफ्तारी मामूली सी बात नहीं होती।
ہم اس کے بدلے سلیبیوں سے اپنی شرائط منوا سکتے تھے، مگر کل میرا بیٹا میرے پاس آیا اور بڑی خوشی سے کہا کہ ماں، میں نے سلیبی حکمران کو اور اس کے تمام سلیبی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ میرے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ میں بہت دیر اپنے آپ سے بہہ رہی۔ بیٹے سے پوچھا کہ ان جنگی قیدیوں کے عوض تم نے اپنے جنگی قیدی رہا کرا لیے ہیں؟ بیٹے نے بچوں کا سا جواب دیا، کہنے لگا کہ ہم ان قیدیوں کو لے کے کیا کریں گے؟ ہم آئندہ کسی سے لڑائی نہیں کریں گے۔ میں نے بیٹے سے کہہ دیا کہ تم آئندہ اپنے باپ کی قبر پر نہ جانا، تم جب مرو گے تو میں تمہیں اس قبرستان میں دفن نہیں کروں گی جس میں تمہارا باپ دفن ہے۔ اس قبرستان میں وہ شہید بھی دفن ہیں جو صلیبیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ تمہیں وہاں دفن کر کے میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرا بیٹا بچہ ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ میں حیران ہوں کہ سلطان ایوبی قاہرہ میں بیٹھا کیا کر رہا ہے، وہ کیوں نہیں آتا؟ علی بن سفیان، صلاح الدین ایوبی کیا سوچ رہا ہے؟ اسے کہنا کہ تمہاری ایک بہن تمہاری غیرت کا ماتم کر رہی ہے، اسے کہنا کہ وہ سیاہ لباس اس روز اتارے گی جس روز تم دمشق میں داخل ہو کر مجھے دکھا دو گے کہ تم نے ملت اسلامیہ کی آبرو ان عیاش اور ایمان فروشوں سے چھین لی اور اسے بچا لیا ہے، ورنہ میں اسی لباس میں مر جاؤں گی اور وصیت کر جاؤں گی کہ مجھے اسی لباس میں دفن کیا جائے، کفن نہ پہنایا جائے۔ میں روز قیامت اپنے خامد اور خدا کے سامنے سفید کفن میں نہیں جانا چاہتی۔ میں ان جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، آئیے حقیقت کی بات کریں۔ سلطان ایوبی آپ ہی کی طرح بے تاب اور بے چین ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمیں کوئی کروئی جذبات اور اشتعال کے ذریعے اثر نہیں کرنی چاہیے، یہاں کے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہم اس کوشش میں ہیں کہ خانہ جنگی نہ ہو، اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ قوم ہمارا ساتھ دے۔ فوج کے متعلق توفیق جواد مجھے یقین دلا چکے ہیں کہ ہماری فوج کے خلاف نہیں لڑے گی، البتہ محافظ دستے مقابلہ کریں گے۔ قوم آپ کے ساتھ ہے۔ زنگی کی بیوہ نے کہا، میں عورت ہوں، میدان جنگ میں نہیں جا سکی، میں ایک اور محاذ پر لڑتی رہی ہوں۔ میں نے قوم کی عورتوں میں ملی جذبہ اس حد تک پیدا کر رکھا ہے کہ آپ کسی بھی وقت انہیں میدان جنگ میں لے جا سکتے ہیں۔ میرے انتظامات کے تحت یہاں کی تمام نوجوان لڑکیاں تیغ زنی اور تیر اندازی کی مہارت رکھتی ہیں، عورتوں نے اپنے بچوں، بھائیوں، باپوں اور خامدوں کو شعلے بنا رکھا ہے۔ میں نے جن عورتوں کے ہاتھوں انہیں تربیت دی ہے وہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ اگر نوبت خانہ جنگی تک آ گئی تو ہر گھر کی عورتیں خلیفہ کی فوج کے خلاف مورچہ بنا لیں گی۔ اگر صلاح الدین ایوبی فوج لے کے آئے تو میرا خلیفہ بیٹا اور اس کے حاشیہ بردار اپنے آپ کو تنہا پائیں گے۔ تم جاؤ علی بھائی، فوج لاؤ، یہاں کے حالات مجھ پر چھوڑو، قوم کی طرف سے تم پر ایک بھی تیر نہیں چلے گا۔ اگر تم ضرورت سمجھو کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے تو بھول جانا کہ وہ نور الدین زنگی کا اور میرا بیٹا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے کرا لوں گی، سلطنت اسلامیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکوں گی۔ توفیق جواد نے بھی علی بن سفیان کو یقین دلایا کہ خانہ جنگی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے سکیم بنائی کہ سلطان ایوبی کس طرح آئے گا اور یہاں کیا ہوگا۔ یہ طے ہوا کہ سلطان ایوبی خاموشی سے آئے گا اور خلیفہ اور اس کے حاشیہ برداروں کو بے خبری میں آن لے گا۔ ناظرین، صلیبی سوچنے لگے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ان کے لیے وہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ایک لڑکی ایک مصری جاسوس کے پاس چلی گئی تاکہ اسے پھانسے رکھے۔ ایک صلیبی باہر نکلا اور علی بن سفیان کو ڈھونڈنے لگا، مگر وہ اسے نہ ملا۔ اس وقت علی بن سفیان توفیق جواد کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ صلیبی یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ علی بن سفیان یہی ہے یا کہیں گیا ہوا ہے۔ اسے غیر حاضر دیکھ کر صلیبی نے خطرہ محسوس کیا کہ علی بن سفیان ان کی گرفتاری کا انتظام کرنے گیا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر بتایا کہ وہاں سے فوراً نکلنے کی ترکیب کریں۔ رات آدھی گزر گئی تھی، یہ لوگ شہر سے ناواقف تھے، دن کے وقت وہ اپنی منزل ڈھونڈ سکتے تھے، رات کو لڑکیوں کو ساتھ ساتھ لیے پھرنا مناسب نہیں تھا۔ ایک نے مشورہ دیا کہ سرائے میں چلتے ہیں، وہاں جا کر کہیں گے کہ ہم قاہرہ کے تاجر ہیں، باہر کھلے میدان میں سو نہیں سکتے، اس لیے سرائے میں رات گزرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی کو چوری چھپے اس کام کے لیے بھیج دیا کہ سرائے تلاش کرے اور وہاں سے معلوم کرے کہ رات کے وقت 4 آدمیوں اور 4 عورتوں کو جگہ مل سکتی ہے یا نہیں۔ اگر مل جائے تو وہ یہاں سے اکیلے اکیلے نکلیں اور سرائے میں پہنچ جائیں۔ ان کے لیے سامان ایک مسئلہ تھا، یہ بظاہر تجارتی سامان تھا، لیکن اس میں زر و جواہرات اور تحفے تھے جو وہ صلیبیوں کی طرف سے عمرہ کے لیے لائے تھے۔ وہ چونکہ عمرہ کے پاس جانے کے لیے آئے تھے اس لیے انہیں کوئی ایسا خطرہ نہ تھا کہ پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے بہروپ اس لیے دھیان رکھا تھا کہ عمرہ کے سوا کوئی اور نہ پہچان سکے۔ عمرہ سے مل کر انہیں وہیں رہنا اور تقریب کاری کرنی تھی، اس لیے وہ اپنی اصلیت چھپائے رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا بھیجا ہوا آدمی سرائے کی تلاش میں جا رہا تھا۔
गलियां और बाजार वीरान थे। उसे कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था जिससे वो पूछता कि सिराय कहाँ है। कुछ देर इधर उधर मारे मारे फिरने के बाद उसे सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। अंधेरे में इतना पता चलता था कि वो कोई इंसान है। वो करीब आया तो सलेबी ने उससे सिराय के मुतालिक पूछा। उसने सर और आधे चेहरे पर चादर सी डाल रखी थी। उसने सलेबी को बताया कि सिराय शहर के दूसरे सिरे पर है। फिर उससे पूछा कि वो इतनी रात गए सिराय क्यों ढूंढ रहा है। ऐसे वक्त में उसके लिए सिराय का दरवाजा नहीं खुलेगा। सलेबी ने उसे बताया कि वो आज ताजरों के काफिले के साथ आए हैं। उनके साथ 4 औरतें हैं जिन्हें वो खेमों में नहीं रखना चाहते। हाँ, ये एक मसला है। उस आदमी ने कहा, तुम्हें शाम से पहले बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। और मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ, तुम परदेसी हो। यहाँ से जाकर ये ना कहो कि दमिश्क में तुम्हारी मस्तूरात खुले मैदान में पड़ी रही थी। मुझे अपने साथ ले चलो, मस्तूरात को साथ ले आओ, मैं सिराय खुलवा कर जगह दिलवा दूंगा। वो आदमी सलेबी के साथ चल पड़ा और दोनों काफिले की खेमागाह तक पहुंच गए। सलेबी ने उसे एक जगह रोककर कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं उन्हें ले आता हूँ। ये कहकर वो खेमागाह के एक तरफ से घूमकर कहीं गायब हो गया। सलेबियों के खेमे दूसरी तरफ और जरा हटकर थे। उस आदमी ने अपने साथियों को बताया कि एक आदमी उसके साथ आया है जो उन्हें सिराय में जगह दिला देगा। उसके साथी कुछ घबराए। ये आदमी भी धोखा दे सकता था, लेकिन वो इसे जाल में फंस गए थे जिससे निकलने के लिए उन्हें कोई न कोई खतरा तो मोल लेना ही था। एक मिस्री जासूस जो सलेबी लड़की के झांसे में आ गया था, उसने लड़की को यहाँ तक बता दिया था कि खलीफा और उमरा सलेबियों के जेर असर आ गए हैं। इसलिए अली बिन सुफियान बहरूब में 100 लड़ाका जासूसों के साथ आया है और उनका मिशन यह है कि यहाँ का जायजा लें कि सलेबी असरात कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या सलाहुद्दीन अयूबी के लिए जंगी कार्रवाई जरूरी है या नहीं। लड़की ने अली बिन सुफियान का यह मिशन अपने साथियों को बता दिया था। ये बड़ी ही करामत इतना थी जो सलेबी जासूस रात ही कठपुतली खलीफा तक पहुंचाकर खराज तहसीन हासिल करना चाहते थे और ये इतला वो अपने सलेबी हुक्मरानों तक भी पहुंचाना चाहते थे ताकि वो सलाहुद्दीन अयूबी का रास्ता रोकने का बंदोबस्त कर लें। इन सलेबी जासूसों ने यह इरादा भी किया कि वो अली बिन सुफियान और उसकी पूरी जमात को खलीफा के हुक्म से गिरफ्तार करा दें। उन्होंने उस लड़की को बहुत ही खराज तहसीन पेश किया जिसने मिस्री जासूस के सीने से यह राज निकलवा लिया था। यह मिस्री अब लड़की के खेमे में गहरी नींद सोया हुआ था और लड़की खेमे में नहीं बल्कि अपने साथियों के पास थी। उन्होंने ये फैसला किया कि अली बिन सुफियान के तमाम आदमी सोए हुए हैं, सब इकट्ठे निकल चलें, सामान और जानवरों को यहीं रहने दो। कल सुबह होते ही वो मिस्री जासूसों को पकड़वा देंगे, फिर उनका सामान उन्हें मिल जाएगा। वो सब खेमागाह से परे परे दबे पांव चल पड़े और उस जगह पहुंचे जहां उनका एक साथी एक आदमी को खड़ा कर गया था, मगर वो आदमी वहां नहीं था। वो सब इधर उधर देख ही रहे थे कि बैठे हुए ऊंटों की ओट में से बहुत से आदमी उठे और सलेबियों को घेरे में ले लिया। उन्हें एक तरफ ले गए और मशलें जलाई गईं। अली बिन सुफियान ने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने झूठ बोले। अली बिन सुफियान ने पूछा कि वो आदमी कौन था जो सिराय की तलाश में मरा मरा फिर रहा था। एक सलेबी ने कहा कि वो मैं था और जिससे तुमने सिराय का रास्ता पूछा था। अली बिन सुफियान ने कहा वो मैं था। यह महज इत्तफाक था कि अली बिन सुफियान तौफीक जवाद के घर से वापस आ रहा था। यह सलेबी सिराय की तलाश में जा रहा था। उसने अली बिन सुफियान से ही सिराय का रास्ता पूछा। अगर रोशनी होती तो सलेबी उसे पहचान लेता। एक तो अंधेरा था, दूसरे अली बिन सुफियान ने सर पर रुमाल या चादर डाल रखी थी। सलेबी की एक बात सुनकर वो जान गया कि उन्हें किसी तरह पता चल गया है कि वो धोखे में आ गए हैं, लिहाजा आप भागने की फिक्र में हैं। अली बिन सुफियान को मालूम था कि ये सलेबी बेशक जासूस हैं, लेकिन इन्हें यहाँ उमरा में कोई न कोई पनाह में ले लेगा। चुनाचे उसने सलेबियों को खुश इखलाकी का झांसा देकर फांस लिया और उसके साथ खेमागाह तक चला गया। वो सोचता रहा कि अब उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। सलेबी ने उस पर यह करम किया कि उसे अपने खेमे से दूर खड़ा कर गया। अली बिन सुफियान ने फौरन अपने 2-3 आदमियों को जगा लिया और निहायत उजला से उन्हें बताया कि उन्हें क्या करना है। हिदायत देकर वो खुद सलेबियों के खेमों तक गया। वो सब लड़कियों समेत एक खेमे में जमा हो गए थे। अली बिन सुफियान ने दबे पांव करीब जाकर उनकी बातें सुनी। वो सिर्फ यह जान सका कि सलेबी जासूसों को उसका मिशन मालूम हो गया है, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि यह राज किस तरह फाश हुआ है। इतनी देर में उसके बहुत से आदमी उसकी दी हुई हिदायत के मुताबिक बर्छियों से मुसल्ला होकर ऊँटों की ओट में जाकर बैठ चुके थे। सलेबियों को वहीं आना था। वो जो ही वहां पहुंचे, अली बिन सुफियान भी आ गया और सांप को घेर कर पकड़ लिया। दोस्तों, अली बिन सुफियान ने उन्हें कहा, तुम्हारी जासूसी बहुत कमजोर है, तुम्हें अभी बहुत सी तरबियत की जरूरत है।
کیا جاسوس اس طرح سنسان گلیوں میں پھرا کرتے ہیں؟ اور کیا جاسوس کسی اجنبی کو پہچانے بغیر بات کیا کرتے ہیں؟ یہ فن مجھ سے سیکھو۔ اگر آپ یہ فن اپنے آدمیوں کو سکھا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک صلیبی نے کہا، کیا آپ ہماری اس مہارت کی تعریف نہیں کریں گے کہ ہم نے آپ کے ایک آدمی سے آپ کی اصلیت معلوم کر لی ہے؟ یہ تو قسمت کا کھیل ہے کہ آپ جیت گئے اور ہم ہار گئے۔ اگر ہمارا قائد مارا نہ جاتا تو ہم یوں بھٹک نہ جاتے۔ مجھے وہ آدمی بتاؤ کہ جس نے راز فاش کیا ہے۔ علی بن سفیان نے پوچھا۔ اس خیمے میں سویا ہوا ہے۔ ایک لڑکی نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا، وہ میرے دھوکے میں آ گیا تھا۔ یہ باتیں اب قاہرہ میں چل کر ہوں گی۔ علی بن سفیان نے کہا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔